राजनीति इस देश की वह नीति है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 6वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब 7वें चरण का मतदान होना है। 1 तारीख को मतदान होगा और इस समय हम हैं वाराणसी में और हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं संजय तिवारी जी। आज इनसे जानेंगे और वार्ता करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस समय चुनाव में। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अपना एक बड़ी हस्ती है आपके सामने, क्या है इस बार चुनाव में मुद्दे और क्या करना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने को कहते हैं बड़ी हस्ती जी, और वो ये भी कहते हैं कि संविधान का पालन करते हैं जी, ये भी कहते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, तो ये भी कहते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जी। बड़ा आश्चर्य है आज लोकतंत्र के इस पवित्र यज्ञ में वो अपना उस रूप को कि प्रधानमंत्री एक जननेता होने के नाते यहाँ पे उन्हें सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि यहाँ पे कम से कम यहाँ उनके लोग आए, उनके मंत्री नहीं आए, किसी तरीके से लोगों को प्रभावित न करें, एक स्वच्छ वातावरण दें ताकि जो जनमानस है अपना आकलन करके वोट दे। तो इस तरह से वो अपने आप को एक कर्तव्य जो उनके प्रति कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो उनका कर्तव्य है, इतने दिन सत्ता में रहे तो उनको शायद ज्ञान भी हो गया होगा। इसके बावजूद वो अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति दर्शाने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों के मानसिकता को डराने के लिए, प्रभावित करने के लिए एक अनफेयर मीन्स से अपने लोगों द्वारा, अपने काफिले के द्वारा, अपने बहुत सारे विंग्स के जो काफिले हैं उसको यहाँ पे उतार के वो हम लोगों को बाधित भी कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट्स बाधित कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हें फियर पैदा कर रहे हैं। तो ये प्रभावशाली नहीं हम कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि वो एक दबावशाली राजनीति है, एक दबावशाली व्यक्ति के रूप में हमारे साथ लड़ रहे हैं चुनाव, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं। क्या ऐसा माना जाए? वो तो कहते हैं अपना कि हमारी जो लड़ाई है वो हम नहीं लड़ रहे हैं, कोई मंत्री, हमारे जितने मंत्री हैं वो सब कार्यकर्ता हैं बीजेपी के अपना, और सारे कार्यकर्ता ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जितने मंत्री हैं उनके वो तो उसको कार्यकर्ता मानते हैं। आप सही कह रहे हैं, हर मंत्री उनका कार्यकर्ता हो सकता है, हर मंत्री उनका साथ में काम कर सकता है जी। तो उनके कार्यकर्ता तो बहुत सारे करोड़ लोग हैं, सबको बनारस में ले आते, फिर बनारस की जनता कहाँ जाएगी? उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो मंत्री अगर कार्यकर्ता हैं तो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। आज देश में इतनी परेशानियां हैं, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, अभी वो किसी न किसी पद पे कार्यकारी रूप में है, वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे वहां पे। इतना महत्वपूर्ण समय है, इतना देश में चुनाव चल रहा है, उनको फेयर चुनाव करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कार्यकर्ता का वोट इम्पोर्टेंट होना इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वोट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वोट लिया है, सबने, हम सब ने वोट लिया, नरेंद्र मोदी जी ने भी वोट लिया हुआ है कि हम चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की भावना का कदर करेंगे। तो वो किस तरह से कदर कर रहे हैं? वो कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी भारत माता को जो सेवा करना चाहिए, जो भारत माता के जो बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय यहाँ आके उनके लिए क्या करना चाहते हैं? तो बहरहाल क्या ये माना जाए कि पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं गली मोहल्लों में जाकर डराना धमकाना इस तरीके के काम कर रहे हैं वोटरों को? ऑलरेडी उनके जितने आप बताए कि जो मंत्री लोग हैं ऑलरेडी यहाँ कैंप कर चुके हैं। ये तो तब होता था जब हमारी सेना कहीं जब लड़ाई चल रही होती थी तो कभी कभी सम्राट खुद जाता था तो वहाँ कैंप होती थी। ये तो राजतंत्र का वो बहुत बहुत ही मतलब भयावह स्थिति होती, मतलब स्वरूप है जिसको मिटा के ये लोकतंत्र लाया गया है। ये राजतंत्र में होता है कि जब सेनाएं लड़ती थी और सेनाएं कई बार जो है कमजोर होने लगती थी तो पूरा सम्राट खुद जाते थे और सारे उनके मंत्रीगण अपने आप वहां आ जाते थे। ऐसा हमने देखा है महाराणा साहब के साथ लड़ाई में अकबर साहब कैंप करते थे, ऐसे कई राजाओं ने कैंप करते थे, आक्रमणकारी कैंप करता है।
तो ऐसा माना जाए कि संजय तिवारी जी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। साफ दिख रहा है साहब। इस चुनाव में बनारस में 3 अलग-अलग तरह की लड़ाई, कोई राजतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनी प्रोप्राइटरी की लड़ाई लड़ रहा है। बनारस के लिए अपना जीवन देने की लड़ाई तो कोई लड़ ही नहीं रहा एक्सेप्ट मी। मेरे अलावा कौन बनारस के बारे में बात कर रहा है? जैसा माना जाए सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, सभी प्रत्याशियों के हैं। आप अगर वाराणसी से चुनाव जीतते हैं, क्या मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों पे विकास की हवा चलेगी? बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारा जो बनारस का मैनिफेस्टो है जी, बनारस शहर अपने आप में कंप्लीट रहा है हमेशा से, जी, सदियों से। यहाँ कभी रोजगार की कमी नहीं रही, यहाँ कभी अशिक्षित लोग नहीं रहे। ये वो पावन धरती है जहाँ पे स्वयं शंकर भगवान, जिनको शंकर को क्या कौन है, जो सबसे बड़ा सोशलिस्ट है, तो सोने की लंका भी उन्होंने दान कर दी। वो है सब ज्ञान के भंडार है, सब न्याय के भंडार कोतवाल साहब यहाँ बैठा है। ये वो जगह है जहाँ जो भी विद्वान धरती पे आया वो काशी में ज्ञान गंगा से इंटरेक्ट करने आता है कि चलो काशी के ज्ञान गंगा से जब हम इंटरेक्ट करेंगे और उनसे हम जीतेंगे, उनसे उनके अवार्ड पाएंगे, तब हम जाके विद्वान कर पाएंगे। ये वो काशी, वहाँ बेरोजगारी कैसे होगी, वहाँ आज के डेट में ज्ञान का अभाव कैसे होगा, वहाँ आज के डेट में कारोबार का अभाव कैसे होगा, ज्ञान से सब ट्रांस निकलता है। उद्यमियों का अभाव कैसे हो गया, इंटेलेक्चुअल्स का अभाव कैसे हो गया, रिसर्च का अभाव कैसे हो गया, क्यों नहीं हाथों में काम आ रहे हैं अगर रिसर्च है तो ये ज्ञान गंगा जो हमारी काशी की है, हम ज्ञान गंगा के पुत्र बन के आए हैं। हम जो जैसे हमको ज्ञान गंगा ने बुलाया है और हम उसी के लिए आए हैं कि हम काशी के हर मोहल्ले में जो स्कूल है, क्योंकि काशी के पास जमीन नहीं है, हजारों साल पुरानी हमारी नगरी, अब यहाँ जमीन है नहीं, तो जो हमारे हर मोहल्ले में पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला है, मदरसे हैं और बुद्धिज्म का जो स्कूल है उनके पाठशालाएं हैं, हमारे जो मॉडर्न साइंस के और एजुकेशन के पाठशालाएं बनाई गई, इतनी खूबसूरत खूबसूरत अपने जमाने की पाठशालाएं होती थी। जैसे हमारी गंगा के घाट है वैसे हमारी सारी पाठशालाएं हैं, सारे स्कूल एंड कॉलेज हैं, आप जाके देखिए। लेकिन वो खंडहर में बदल, उनके ग्राउंड्स में कांच बिछे हुए हैं, लड़के खेल नहीं सकते। हमारा पहला जो मेरा मैनिफेस्टो है, एवरी स्कूल, एवरी प्राइमरी स्कूल एंड एवरी कॉलेज, सभी संस्थाएं, सभी विद्यालय, सभी प्राइमरी विद्यालय, सभी मदरसे, सभी संस्कृत विद्यालय एयर कंडीशन के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड। उसके बाद जो उनके टीचर्स होंगे उनको कोई भी हम सरकारी प्रोग्राम में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास इतनी बड़ी, जो हमारे 16 लाख की एक जेनेसिस, सुपीरियर जेनेसिस, बहुत बढ़िया विद्वान छात्र हैं, उनको पढ़ा के दोबारा से ज्ञान गंगा की काशी को डेवलप करें। उसके लिए हम 100% को मोटिवेट करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, आप अपनी काशी को वापस ले आए। तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि 100% फ्री एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन विद एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करेंगे। हम करेंगे और हम कर पाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये वही काशी है जिसके हर मोहल्ले में स्कूल चलते थे और स्कूल चलाने वाले काशी के उद्यमी थे, वो पैसे से नहीं बने थे। आज भी वो हैं, वह चाहते हैं, बस हमें उन्हें जगाना है, आओ अपनी काशी को बनाए, इसीलिए मैं इलेक्शन कर रहा हूं। एक बहरहाल ये मुद्दे हैं अपना, इस समय कांग्रेस के तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है संविधान बचाने के लिए अपना, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, मोदी जी उसको खतरे में लाकर खड़ा कर दिए। अगर 400 पार का जो नारा जा रहा है, अगर जीत गए तो पूरी की पूरी संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी जी अपने रैलियों में संविधान की पुस्तकें लेकर के चल रहे हैं, जनसभा में संविधान की पुस्तकें लेके चल रहे हैं। तो क्या संविधान के प्रति कोई आपका मैनिफेस्टो में है कोई चर्चा? मैंने सबसे पहले यही बात बोला कि जो, या ऐसा आप भी मानते हैं कि हाँ संविधान खतरे में है? मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि कैम राजतंत्र करता है, लोकतंत्र, इससे बड़ा संविधान को खतरा क्या हो सकता है?
लेकिन बड़ी पार्टी कोई भी हो कैंप कराती है। तो संविधान की खतरा आज के दलगत हर दलों की राजनीति से, इसीलिए मैं निर्दल हूं, क्योंकि दलों में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कमिटमेंट्स नहीं है। अगर कमिटमेंट्स होता तो काशी में हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। आपकी विचारधाराएं बिल्कुल क्या ऐसा माना जाए कि आपकी जैसे एक पार्टी में कई पार्टियों का गठन है, जैसे एनडीए में ले लीजिए अपना, उसमें सुभाषपा भी हैं, उसके बाद निषाद राज हैं, बिहार की कई पार्टियां हैं, भाजपा है, सबका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उसका नाम पड़ा है एनडीए। इसी तरह आप कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस है, आरजेडी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, साउथ में चले जाइए अपना कई पार्टियां ऐसी हैं, उसका नाम है आईएनडीए, इंडिया गठबंधन अपना। तो उन सबकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, संजय तिवारी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, ऐसा माना जा सकता है। यस, उनकी विचारधाराएं जो हैं वो विचारधाराएं संयुक्त विचारधारा है ना, जैसे एनडीए की विचारधारा जी, इंडिया की विचारधारा जी, हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों जो पार्टी हैं, इन पार्टीज में जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है जी, जिसमें कि इन पार्टियों का जो कर्तव्य है जी, कि जो अपना जिसको वो लोकसभा में लड़ने के रिप्रेजेंटेशंस दें, जी, वो रिप्रेजेंटेशंस जो है उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हुए लोगों को ही देना चाहिए जी, ना कि वो कहीं से माइग्रेट करा के कहीं से खरीद फरोख्त करके उसे सीट निकाल रहे हैं। जो लोकसभा का एक सीट समझ लिए हैं, कुर्सी समझ लिए हैं, उस तरह से वो लोग का जो विचारधारा है और उन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है उस विचारधारा के इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें गैप दिखता है। तो वो सीट कैसे हो सकता है लोकसभा? उस जनता का जो जनता है वोट देती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पाने के लिए वोट करती है ताकि उसका कोई कंसर्न को एड्रेस करे, किसी सीट के लिए वोट नहीं देती। वो तब वो पॉसिबल हो सकता है जब उस विचारधारा के लोग अपने विचारधारा के लोगों को ही उस सीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा करें, ना कि कहीं से माइग्रेट करा के कहीं से इधर से उधर से सीट मिल जाए, चाहे विचारधारा हमारी बोलने के लिए कुछ हो, लेकिन सीट मिल जाए तो कोई विचारधारा का आदमी आ जाए। तो ये एक जो है बहुत प्रश्न है कि जैसे एक विचारधारा कहती है कि वॉशिंग मशीन में नहा लेते हैं तो साफ हो जाते हैं, वही विचारधारा उन पे भी लागू होता है कि आप क्या वॉशिंग मशीन में कैसे साफ हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। जो कोर है, जैसे मैं एक सेकुलर हूं तो मैं बदल ही नहीं सकता हूं, मेरा प्रिंसिपलिटी नहीं बदल सकती है, मैं सोशलिस्ट हूं तो नहीं बदल सकता हूं। लेकिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें, जब आप भाजपा में जाएंगे तो बहुत आप देखेंगे दूसरे दल के भी नेता आके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाँ। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अपना, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं बीजेपी के कि जो भी दूसरे पार्टियों से आता है यहाँ विचारधाराएं बिल्कुल बदल जाती हैं और बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। तो क्या इस तरीके की भावना या ऐसा माना जाए कि संजय तिवारी जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ करके फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असंभव है। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक लोगों की ये सोच है कि वाराणसी में लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं केवल अपने नाम कमाने के लिए। नहीं, आप मेरे बारे में, मेरे से अपना ट्विटर हैंडल डाला हुआ है जी, आप मेरे बारे में जानिए। नहीं, आप जनता को बताओ। मैं जनता को बताता हूं, कैमरे के सामने आप जनता को। मैं जनता को बताता हूं। मैं पिछले 12 साल से जी, जितना ट्रू अपोजिशन है जी, जो आज के डेट में लोगों ने वॉइस किया है, जी, जी, बिकता भारत एक शो मैंने चलाया था और डाटाबेस मैंने जो अटैक किया गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जी, लुटता भारत, डूबता भारत, जागो भारत, ऑक्शनिंग इंडिया, पहले सबसे पहले ये मेरी वॉइस है और ये सब है यूट्यूब पे मेरे। जी, और यही नहीं, मैं पिछले 20-22 सालों से पेंटिंग करता हूँ जी, मेरी सारी पेंटिंग में मेरी धोती तो छोड़ दो, यह कैसी आजादी, बल्कि ये जो जितने सोशल मूवमेंट्स होते हैं उसमें वो लगाए गए हैं। यह कैसी आजादी, मेरी धोती तो छोड़ दो, ये बहुत ही मेरी फेमस पेंटिंग है 1947।
तो मेरे सैकड़ों पेंटिंग्स हैं, वो पब्लिश्ड भी है एग्जीबिशंस में। कोई भी संजय साबरन नाम से मैं जाना जाता हूँ, आप संजय साबरन दबाइए, आपको सारा मिलेगा कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से। मैं लेबर्स मूवमेंट्स में रहा, पीटीआई में भी जब वॉइस को दबा के कॉर्पोरेटाइजेशन को इम्पोज किया गया, तो पीटीआई का जो यूनियन का जो मूवमेंट मैंने वॉइस रेज किया था, वो भी मैंने शुरुआत की। यूएनआई का जब लैंड बेचने की कोशिश की, तो सेव यूएनआई का मूवमेंट मैंने शुरुआत की। मजदूरों के संग जब गुड़गांव में, नोएडा में जब मूवमेंट्स, उनका जो इंक्रोचमेंट हो, उनके पैसे मारे जाते, तो मैंने वो सब वर्क किए हैं, ये सब ऑन पेपर्स में हैं। अब मैं अभी कलेक्शंस लेके नहीं आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ऑनेस्टली वर्क करते हैं तो आप शायद उसका मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखते, इसलिए लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जाओ, देखो सब कुछ अवेलेबल है। मेरा सोशल साइट्स को देखें, और मैं कभी अपना बुक ड्रेस करके नहीं रखा हूँ, एकदम प्लेन है और सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ये कहिए कि मतलब मैं प्रधानमंत्री से लड़ना है, तो आप ट्विटर अकाउंट पे जाइए, एवरी डे 18,000 ट्वीट्स हैं मेरे। तो इसी ट्वीट्स में कोई फेस्टिवल का मैंने मतलब उसको मिसयूज नहीं किया अपने पर्पस के लिए। हर ट्वीट्स में एक मैसेज है और डायरेक्ट है वो, और हर ट्वीट में टैग किया गया है जो कंसर्न पर्सन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे। तो ये सब अवेलेबल है, आप लोग देखिए प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग देखिए कि मैं कितना ओपनली और हमेशा वॉइस रेज किए, कंसर्न टू द कंट्री, कंसर्न टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंसर्न टू द डेमोक्रेसी एंड पीपुल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, एवरी पीपुल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये मेरा पहला नहीं है, ये मैं बहुत सालों से करा रहा हूँ, थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू पोएट्री। ठीक है ना, मेरी पोएट्री बड़ी फेमस थी, अंबेडकर तेरे बगिया में मैं ही क्यों गुनाहगार, ये मेरी पोएट्री की टाइटल है। कि जब सांस, सबसे मजबूत सांस मेरी है कि मैं गटर में जाऊं। तो ये मेरा 15 साल पहले की पोएट्री। मेरे बहुत सारे कोट्स हैं, माया में मोह का गुनाह नहीं दिखता, इस पे हमारी प्रतिभा पाटिल ने बड़ा वाह करके मेरी एक फिलॉसफी है, मदर इज नेचर, उस फिलॉसफी को पढ़िए, वो पोएट्री है 9 और 10 चैप्टर्स में, जो अमेरिका में भी बहुत फेमस हुआ था। ऑक्युपाई मूवमेंट उससे शुरू हुई थी 2009 में। मदर इज नेचर, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने पूरी लाइफ की, पूरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड मोनार्की एंड करेंसीज एंड मल्टीपल फैक्टर्स विच इज इंक्रोचिंग, जो इंडिविजुअल्स के राइट को इंक्रोच करते हैं, जो सप्रेस करते हैं डेमोक्रेसी को, उसको बहुत ही अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये सब 15-20 साल पहले किया हुआ है। तो ये मेरा कोई मतलब, मैं मोदी जी से लड़ने का कोई मेरा इच्छा नहीं है, मोदी जी भी हमारे साथ लड़ रहे हैं, और मैं पहले भी कोशिश की है चुनाव लड़ने की, जहाँ जहाँ पे क्राइम पड़ा है। जौनपुर में मैंने 2009 में बहुत कोशिश की थी चुनाव लड़ने की, कांग्रेस पार्टी से मैंने कोशिश की थी कि आप अगर रियली लड़ाना चाहते हैं अच्छे आदमी, तो हमें मौका दीजिए, जो उन्होंने शायद कॉम्प्रोमाइज किया और हमें कंसिडर किया था उस समय। लेकिन मैं इसीलिए लगा कि एक अच्छा जौनपुर बेल्ट रहा है, जौनपुर भी बहुत एकेडमिक बेल्ट रहा है, तो मैं चाहता था कि वहाँ क्राइम बढ़ रहा है, तो हम जैसे लोगों को जाना चाहिए। तो मैं 2009 में जौनपुर आया था, जौनपुर में पता कर सकते, लेकिन उस समय मैं शायद निर्दल लड़ने में सक्षम नहीं था, तो इसलिए नहीं लड़ पाया। इसलिए 14 में भी मेरी इच्छा थी लड़ने की, मेरी ट्रेन लेट थी, लेकिन तब तक मैं उतना प्रिपेयर नहीं था। लेकिन इस बार मैं बहुत पहले से प्रिपेयर हो चुका था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी राइटिंग्स हैं, मेरी पोइट्री है, वो शायद लोगों को समझाने में और अच्छा रहेगा, और मैं दोनों फ्रंटल में जाके इन लोगों से लड़ूं, क्योंकि वो जो लिखता था उससे मैं एक्सपेक्ट करता था कोई उसको पढ़ के लड़ेगा, लेकिन मैंने देखा नहीं कि कोई खड़ा हो रहा है। तो फियर इतना बढ़ चुका है कि कोई खड़ा हो ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद खड़ा होकर लड़ूंगा और लोगों को प्रिपेयर करूं कि लोग खड़े हों, और अब खड़े हो रहे हैं। आज बनारस के हर मोहल्ले में एक लोग खड़े हैं कि हाँ जी, हम लोगों को लड़ना चाहिए, हमारा बनारस का ज्ञान गंगा के कमजोर होने से बनारस की सारी आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हो गई। यहाँ शंकराचार्य जी आए,
महावीर बुद्ध है, महावीर जैन है, आनंदमयी, अब देखिए कबीर, रैदास, समझ लिए, स्वयं तारा सिद्धू संस्कृत पढ़ लिया है, दुनिया का बादशाह का बेटा। अब सोचिए ये कौन बनारस, आज हमारे बनारस से पलायन हुआ, हमारे बनारस में लोग जमीन बेच के जा रहे हैं, होटल बन रहे हैं बाहर से आके लोग, तो वो विकास जिसमें बनारस के लोग पलायन कर रहे हैं वो कैसा विकास है? लोग सोचिए, आप जनता सोचिए, हम वोट देते हैं अपना जमीन बेच, जो हवा से आती है हवा से जाती है। बनारस जब भी कोई शिक्षा क्रांति वर्ल्ड में आई है, बनारस को उसका हिस्सा मिला। अब 40 साल हो गया कंप्यूटर क्रांति इंडिया में, बनारस को उसका हिस्सा ही नहीं। जिसके पास 5 यूनिवर्सिटीज है, 5 विधायक यूनिवर्सिटी, सोशल स्टडीज के लिए विद्यापीठ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए BHU है, तिब्बती एजुकेशन के लिए तिब्बती इंटरनेशनल स्कूल, परंपरागत विद्याओं के लिए संपूर्ण, हाँ वैदिक विद्या के लिए संपूर्ण को तो मारा जा रहा है। उसके म्यूजियम में कोई एंटिक नहीं लाया गया, कोई उसका उसकी जमीनों को विद्युत विभाग को दिया जा रहा है, जो डायरेक्टली रिलायंस के पास जाएगा, उसके ग्रीनरीज काट के गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ दोस इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन का ये उद्देश्य था जमीनों देने का, उसके हर कण को, हर चीज को विकास करना चाहिए था कि एजुकेशन को कंट्रीब्यूट, वहां के हर पढ़ने वाले लड़के को इजाफा देना चाहिए था, उनको मदद देनी चाहिए कि आप पढ़ो और कुछ रिसर्च करो। उसको मोटिवेट करने के बाद डिमोटिवेट किया जा रहा है वहां। इसी तरीके से 5वां जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, जो इस्लाम एंड कुरान के अच्छे सिद्धांतों को ले आए और लोगों में इस्लाम के अच्छे जो सोशलिस्ट वैल्यूज उसको डेवलप करे। तो जो सब कुछ है, लेकिन सीट हो गया है, ये लोकसभा एक सीट बन गया है, इसलिए ये हम सब उसमें उस सीट के नीचे पीछे जा रहे हैं, उसके वजन में दबे जा रहे हैं। हमें इसलिए निर्दल लड़के अपने आप को मजबूत करके इस सीट से बाहर आना पड़ेगा, ताकि हमारे जो शंकर है वो भी कभी सीट के अंदर नहीं बैठे, कैलाश में रहे। माता पार्वती ने उनसे कहा कि हमें भी बढ़िया भवन चाहिए, तो उन्होंने लंका बनाया, रहेगा नहीं, ले गया कोई मांग के। तो ये तो वो काशी है जहाँ पे अगर हमारे मंदिर बने तो इतने बड़े बड़े धर्मशाला भी बनने चाहिए। फील्ड के बजाय वहां रहने के लिए धर्मशाला होता तो शायद लोगों को ज्यादा सहूलियत होती। क्या ऐसा माना है कि मंदिर और मस्जिद के बीच में हम लोग फंस चुके हैं और विकास वहीं रुक गया है? हाँ, मंदिर एंड मस्जिद के बीच में फंसा दिया गया है हम लोगों को, ताकि हमारी विकास जो रोका जा रहा है और हमारी ज्ञान की गंगा जो चैलेंज करके विवेकानंद बनाती थी, परमहंस जो बड़े बड़े, वो भी सब काशी में रहे, तो जो ज्ञान की गंगा थी उसको मार के, उसको खत्म करके बना पूरे भारत ना, काशी पूरे भारत की मेरिट्स को सप्रेस एक उपनिवेशवाद लोग कर रहे हैं, उनसे लड़ने में असक्षम है। ये उनसे लड़ने में असक्षम है क्योंकि ये सीट पाके अपना भी बड़ा सीट बनाना चाहते हैं। ये सब सीटों के लिए लड़ रहे हैं, ये भारत के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं कोई, और सीट से बड़ा सीट बनाना चाहते हैं, काफिले के लिए लड़ रहे हैं, बॉडीगार्ड के लिए लड़ रहे हैं। हमको तो बॉडीगार्ड लेने मना कर दिया, उनको थ्रेट भी मिला ना। तो सीट से हमें बाहर निकालना होगा। जब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब नेहरू जी के सामने लोहिया जी फूलपुर में आए तो नेहरू ने कहा मैं अब नहीं जा सकता, ये तो मेरे प्रभाव से लोहिया जी का भाषण लोग सुन नहीं पाए। ये न कि कैंपिंग करना, कैंपिंग कराना, ये लोकतंत्र। बहरहाल अगर वाराणसी का क्षेत्रफल देखा जाए तो वाराणसी शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा है क्षेत्रफल। कहाँ तक अभी आप गए और कहाँ तक जनसंपर्क हो पाया? मैं सबसे पहले बनारस के ग्रामीण इलाके में ही गया, सारे ग्रामीण इलाके में जी, चाहे आपका BHU के पीछे टिकरी है, नौनियापुर है,
और मैं एक रात वहाँ सड़क पे सोया। अच्छा। हाँ, हम 3 बजे तक वहाँ 2 बजे तक रहते थे। मैं कहीं सड़क पे भी बताता नहीं था, मैं अकेला ही 1-2 लोगों के लिए घूमता, उन लोगों को छोड़ देता था, मैं घर जाऊँ, मैं बोले कि वहीं रह जाता। सबसे मुझे यही दुख हुआ है कि यही नहीं है, मैं और भी जगह गया हूँ, भानु मुंबई के आसपास में भी और दिल्ली के आसपास में। जो ग्रामीण इलाके हैं, या तो उनकी लैंड को एक्वायर करके इंडस्ट्री को दिया जाता है और इंडस्ट्री उस लैंड को फिर इंडस्ट्री उसको अपना किसी बहाने से बंद करके वहाँ पे बिल्डिंग माफिया के रूप में डेवलप हो रही है। ये भारत में चलन है। इसके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी की थी 2008 में कि, और कोशिश किया था बहुत कि जितने भी अगर इंडस्ट्रियल टाउन हैं और इंडस्ट्रियल लैंड मतलब दिए जाते हैं वो कंपल्सरी एक्विजिशंस में दिए जाते हैं। अगर वो फेल होते हैं तो वापस लैंड उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं लोगों को, उन्हीं ग्रामीण लोगों को, न कि उस इंडस्ट्री का मालिकाना हक देना चाहिए। क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन रोजगार के लिए हुआ था, नहीं दे पाए उनका लैंड वापस दो और अपने घर जाओ। तो बनारस में हमने देख रहा हूँ कि ये गांव लिया गोद में वहां पे स्टेडियम बना रहे हैं, जबकि बनारस स्टेडियम की जरूरत है। शिमला स्टेडियम अपने आप में भी काफी उसका विस्तार हो सकता है और थोड़ा दूर भी बना सकते हैं। शहर की जनसंख्या के पास इतना बहुत प्रॉब्लम है शुद्ध वेजिटेबल्स। आपने रोड बनाया वहां तक जाने के लिए, अच्छा वहां मंडी बना, सरकारी मंडियां बनती वहां, उन लोगों का पैसा सहारा ने और अदर एनबीएफसी ने लेके बैठे हुए हैं। हमसे लोग रोने लगते थे, डर से बोल नहीं पाते थे। मेरे वीडियोस बनेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, सारे गांव के वीडियोस बनेगा, अपना जाइए देखिएगा। तो वो लोग तो उनको अब प्रधानमंत्री यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और दूसरे दल में बड़े ही लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो उनका पैसा जो लेजिटिमेट है वो वापस तक नहीं करा पा रहे, उनके एप्लीकेशन तक मूव नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर ग्रामीण लोगों का हजारों करोड़ उनका डूबा पड़ा है और वो वॉइसलेस है, उनके कपड़े तक नहीं है। मैं कुछ जगह गया था, कपड़े तक नहीं है बच्चों, कोई रोजगार का वहां सोच ही नहीं है। एक बस स्टैंड बना दिया गया है, मैंने पूछा क्या यूज होता है, तो कहते हैं पत्ता खेलते हैं। क्या ये मतलब ये कैसा चिढ़ाने वाला है? मतलब गांव के लोगों को मतलब वहां पिक्चर टाइप का दिखाया जा रहा है। तो बनारस का जो विशाल चारों तरफ गांव है, खासकर रामनगर, देखिए हमारी राजधानी है और राजधानी की हमारी राजधानी है, तो उसके सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आज भी मौजूद हैं। वो क्षीण अवस्था में खंडहर बन रहे हैं। सारी सारी लोगों अदर क्षेत्र में जो राजधानी है उसके जो पुरानी इंस्टॉलेशंस हैं उसको डेवलप किया गया, वो टूरिज्म में बदल गया और चुनाव चिन्ह इस बार क्या मिला है आपको? हमको चुनाव चिन्ह मिला है भगवान कृष्ण की बांसुरी। इस बांसुरी की मधुर ध्वनि जो है गांव में किस तरीके से जन समर्थन दे रहे हैं? गांव के लोग बहुत प्यार किए, हम उस प्यार का आभार भी व्यक्त करने में हम कैसे व्यक्त करें, कम है कुछ भी बोले। उन्होंने बैठाया, पानी पिलाया और अपनी समस्याओं को बड़े अच्छे खोल के हमसे, तो उनका बहुत प्यार मिला, तभी हमें समझने को सब मौका मिला और सब लोगों ने बताया अपनी अपनी बिया सब कुछ है। तो हमने हर गांव को टच किया है, हर गांव गए हैं। इस बार क्या माना जाए, संजय तिवारी जी कितने लाख वोट? पिछले बार देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी 6.5 लाख वोट पाए थे अपना। इस बार संजय तिवारी जी कितने वोट पा रहे हैं, कितने वोटों से जीत रहे? मुझे लगता है, देखिए मैं तो संविधान में बिलीव करता हूँ और पीपुल्स डिसीजंस में बिलीव करता हूँ जी। तो मैं कोई भी प्रेडिक्ट अपने लाइफ में किया ही नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने आज तक मनी काउंट नहीं, मैंने कभी अपने घर में लॉक नहीं लगाया। आज भी मेरा घर दिल्ली में हर रोज खुला मिलेगा। We believe in and trust. We are believe and trust. कि ठीक है, if we are working, अगर honest to me, honest to self, तो आपको हमेशा पीपल अवार्ड्स देंगे और केयर करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमें वो भारी से भारी मतों से जिताएंगे और जरूर जीतूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है। उनका डिसीजन वो देवतुल्य है, उनका डिसीजन पे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राजतंत्र न लाए,
कोई और तरीके से नाम कॉन्फ्रेंस करे तो बहुत बड़ी मात्रा से जीतूंगा। मैं नंबर नहीं बता सकता कि मैं जीतूंगा बहुत बड़ी मात्रा से, क्योंकि मैं जब भी गया जहाँ पे गया लोगों ने यही बोला कि दलों से नफरत है, सब एक ही। वो सीधे बोलते थे कि मैं आपका पर्चा नहीं लूंगा अगर दल का हो, ये बोलते थे। पर आपको मैंने इसको कई वीडियो में लगाया, तो लोग इस बांसुरी को बजाना चाहते हैं, कहते बांसुरी बजेगी, इस बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देगी लोग बोल रहे हैं। तो अच्छा। मुझे लगता है कि लोग सुनाएंगे और हम जीतेंगे। हमारे साथ थे संजय तिवारी जी, जो सर्व विद्या की राजधानी काशी की शिक्षा पे बात कर रहे थे, काशी की विकास यात्रा पे बात कर रहे थे और अपनी चुनावी चर्चा पे बात कर रहे थे। बहरहाल भैया यह यूपी है, यहाँ की राजनीति और राजनेता कब पलट जाए कोई नहीं जानता। पलटने से याद आती है कि बिहार में रातों रात सरकार पलट जाती है और यूपी की राजनीति में राजनीति करवट लेती है। 1 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। देखते हैं कि जनता संजय तिवारी जी के पक्ष में किस तरीके से मतदान करती है और किस तरीके से विजयी बनाती है। तब तक आप बने रहिए वॉइस न्यूज़ में।